बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी में हम लेक्चर 2 डिस्कस कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, हमने इन्फ्लेशन का अभी डिस्कस किया। इन्फ्लेशन क्या होता है? परसिस्टेंस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन क्या होता है? परसिस्टेंट कंटिन्यूस इंक्रीज, और अगर जनरल प्राइस लेवल में होगा, आम चीज़ों की कीमतों में होगा, तो हम बोलते हैं इसको इन्फ्लेशन होगा। और इन्फ्लेशन में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, दो द इन्फ्लेशन इज द परसिस्टेंट, यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन क्या है? परसिस्टेंस कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्राइस। इट कैन कम इन द डिफरेंट फॉर्म, वो डिफरेंट फॉर्म में भी शैल डिस्कस दीज नाउ, और उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। लो इन थ्री टाइप ऑफ इन्फ्लेशन होता है: लो इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है। लो इन्फ्लेशन क्या है? The subjective of measure low inflation typically means that the price level will increase at a rate of each year, perhaps 5% throughout the Western Europe during the 1990s was typically in this case। यानी कि अगर 5% से हर साल प्राइसें बढ़ रही हैं तो उसको हम लो इन्फ्लेशन कहेंगे। ठीक है। 5% से, अगर एक चीज़ की कीमत पिछले साल 100 रुपये थी तो आज उसकी कीमत 105 रुपये, तो उसका मतलब ये है कि अगर हर साल 5 जैसे पीसेस बढ़ती हैं तो उसको हम लो इन्फ्लेशन कहते हैं। हाई इन्फ्लेशन क्या है? दिस इज वेयर द प्राइस begin to raise lot quickly, बहुत ज़्यादा quickly. It is likely to the price may be increase at annual rate 60 to 100%। अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसको हम हाई इन्फ्लेशन कहते हैं। जो ब्राज़ील के अंदर 1970 के अंदर हम देखा था, चीज़ों की प्राइसेस 100%, और हमारे यहाँ भी हाई इन्फ्लेशन है। आप देख लें, सब्जी की प्राइसेस, टमाटर की प्राइसेस, फ्रूट की प्राइसेस मोर देन 60% बढ़ना या 100% बढ़ना, तो पर यार ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? द प्राइस एक्सटेंसिवली कैन इंक्रीज बाय द रेट ऑफ, ये कितना हो गया, मिलियन, बिलियन, 1 बिलियन%। अगर बहुत ज़्यादा एक चीज़ 1 रुपए की और फिर वो एक चीज़ 1 मिलियन रुपीज़ की हो जाए तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और मनी बिकम वर्थलेस, पैसा बिल्कुल बेकार हो जाता है, नो लॉन्गर स्टोर वैल्यू, और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रहती। और एंड कैन नॉट बी यूज एज अ ट्रांजेक्शन इज क्विकली पीपल बिगिन टू होल्ड थिंग दैट कैन बी यूज बार्टर, और लोग बार्टर सिस्टम की तरफ चले जाते हैं, पैसे को फेंक देते हैं। ठीक है। पैसा अब कोई वर्थवाइल के लिए नहीं होता। मोस्टली एक्सट्रीम एग्जाम्पल इन जर्मनी 2022-23 के अंदर आया था। होल्डिंग द एसेट्स वर्थ ऑफ 1,000 बिलियन बिगेन इन 1922 एंड लेस देन द शुगर कप 8 मंथ लेटर, और वो प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो हमारे यहाँ ग्रेट जो हाइपर इन्फ्लेशन था वो जर्मनी में आया था 1922-23 के अंदर। ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन मीन सिंपली क्या होता है कि जनरली प्राइस, किसी भी चीज़ की प्राइस का कंटिन्यूसली बढ़ने को इन्फ्लेशन कहते हैं। किसी भी चीज़ के प्राइस के कंटिन्यूसली बढ़ने को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। लो इन्फ्लेशन क्या होता है? 5% सालाना प्राइस इंक्रीज हो। हाई इन्फ्लेशन क्या होता है? 60 से 100% सालाना प्राइस इंक्रीज हो जाए। हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए मिलियन परसेंट में आपका चला जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम मॉनिटरी और इसके लिए देखो, हमने थोड़ा सा टैक्स का इंट्रोडक्शन किया और थोड़ा सा इन्फ्लेशन। टैक्सेस क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, जिससे गवर्नमेंट किसी भी चीज़ों की प्राइस पर, इंडस्ट्री पे असरअंदाज होती है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी होता है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इम्पोज करती है। ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है? कि प्राइस का कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाना। अगर जनरल प्राइस लेवल, तमाम चीज़ों की प्राइजेज मुसलसल बढ़ती रहें तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा, अब हम जरा चलते हैं पॉलिसीज़ की तरफ। तो ग्रोथ को थोड़ा समझना ज़रूरी है। मूविंग फ्रॉम द रोल ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल, वी टर्न नाउ कंसिडर द लेवल ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी एंड व्हाट माइट कॉज द फ्लक्चुएशन दैट वी कैन ऑब्जर्व। इकोनॉमी में जो कम और ज़्यादा फ्लक्चुएशन आते हैं, उनके कॉजेज़ को देखेंगे। Throughout economic history, there have been short period prosperity and depression economy। वो बोल रहा है कि जब से अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो प्रॉस्पेरिटी है, बहुत ज़्यादा बूम है। हमने बिजनेस साइकिल पढ़ा है, उसमें कभी बूम आता है, कभी रिसेशन, रिकवरी, और फिर ट्रफ आता है जिसको डिप्रेशन भी कहते हैं। वो ज़्यादा लंबे अरसे नहीं चलता। ना प्रॉस्पेरिटी होती है बूम, ना डिप्रेशन होता है। इकोनॉमी व्यू दीज द रीअकरिंग पैटर्न, ये बार बार होने वाली चीज़ें इन अ कंट्री। आउटपुट नॉट एज रैंडम, बट आउटपुट ऐसा रैंडमली चेंज नहीं होती, बट द कैजुअल चेन ऑफ इवेंट विच कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर पाथ ऑफ द
अ कंट्री में टेक। तो जो आउटपुट के डिसीजन होते हैं वो डिपेंड करते हैं इसी बिजनेस साइकिल पे कि क्या पैटर्न है, कब बूम आता है, रिकवरी आता है, रिसेशन होता है, किस तरह से इकोनॉमी बिहेव करती है उस मुल्क के लोगों के बिहेवियर के लिहाज से। ठीक है, तो ग्रोथ क्या होती है बेसिकली, अगर हम बोलते हैं इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इकोनॉमी ग्रोथ इज अ लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन ऑफ कंट्री प्रोडक्शन पोटेंशियल। ग्रोथ मतलब सिंपल क्या होता है कि इकोनॉमी का जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो 10 लाख बैरल ऑयल प्रोड्यूस कर रही है वो बढ़ जाए, वो थाउजेंड्स ऑफ जैकेट पर ईयर प्रोड्यूस कर रही है बढ़ जाए। सिंपली प्रोडक्शन के बढ़ जाने को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ होना। ग्रोथ क्या है, प्रोडक्शन का इंक्रीज हो जाना। ग्रोथ क्या है, प्रोडक्शन का इंक्रीज होना। अगर किसी चीज की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी किसी कंट्री की, हम बोलेंगे इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ठीक है, रादर देन द अनसस्टेनेबल शॉर्ट रन इंक्रीज इकोनॉमी ग्रो। ये शॉर्ट रन नहीं होता, ये लॉन्ग रन होता है, ये विद इन मंथ नहीं होती, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज सीन एज द मोर परमानेंट इंक्रीज in what output in economy is able to produce. It is the similar to the level of long run aggregate supply. aggregate supply क्या होती है, सप्लाई होती है एग्रीगेट वही है कि जो मुल्क के अंदर जितनी भी फर्म जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, अगर वो बढ़ जाए तो हम बोलते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर गई। तो ग्रोथ मतलब क्या होता है, किसी भी कंट्री के प्रोडक्शन पोटेंशियल में इजाफा हो जाना, या प्रोडक्शन कैपेसिटी में इजाफा हो जाना, या गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी विल बी डिफरेंट ऑब्जेक्ट एज टू दैट मीन बाय द ग्रोथ। सम वे सीन इट इज सिंपल output that is generated, whereas other society may place higher regard on say the equitable distribution of resources। देखो नॉर्मली ये होता है ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव कि प्रोडक्शन बढ़ जाए, मगर जो डेवलप कंट्री हैं उनके यहाँ सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ना अल्टीमेट ऑब्जेक्ट नहीं है, उनका ये है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, यानी कि सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ना आए। ये नहीं हो कि अमीर अमीर से अमीरतर होते चले जाएं और गरीब गरीब से गरीबतर होते चले जाएं, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, यानी कि रिसोर्सेज। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रोथ के, उसके अंदर एडवांटेज, द बेटर इवैल्यूएशन वी शैल कंसीडर एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ग्रोथ। अगर एडवांटेज क्या है, हायर लिविंग स्टैंडर्ड। जब मुल्क में प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो लोग ही बनाएंगे, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे वो उस मुल्क में रहने वाले लोग बनाएंगे। जब वो रहने वाले लोग बनाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, उनकी सैलरी बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट होगा, जब मुल्क में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ेगी। जब जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और ज़्यादा प्रोड्यूस करके ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी तो मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी। फिस्कल बेनिफिट क्या है, जीडीपी ग्रो करेगी, फर्म इंडिविजुअल इंक्रीज अमाउंट ऑफ टैक्स। फिस्कल मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी अच्छे होंगे, क्योंकि जब ग्रोथ होगी तो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, फिर वो ज़्यादा बिकेंगी, और जब बिकेंगी तो गवर्नमेंट उन पर टैक्स इंपोज करेगी, और जब टैक्स इंपोज करेगी तो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होगा। ठीक है जी। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज भी है। जब ग्रोथ होती है तो फिर एडवांटेज है, तो डेफिनेटली इसके डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज में क्या है, इन्वायरमेंटल कंसर्न। जब ग्रोथ होगी, ज़्यादा एक्सपेंस होगा, तो नेचुरल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हमारा मुतासिर हो जाएगा। लोग क्या होंगे, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो फ्यूल की पॉपुलेशन, जो फ्यूल उसको क्या कहते हैं, फ्यूल नॉइस पॉल्यूशन होगा, शोर ज़्यादा होगा, फिर वेस्ट ज़्यादा होगा, फिर उसको सही नहीं कर पाएंगे। तो इन्वायरमेंट जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो अल्टीमेट लोग ज़्यादा आते हैं, तो फिर हमारे इन्वायरमेंट पे उसका बैड इफेक्ट होता है। ठीक है, इनइक्वालिटी, देयर इज ऑल्सो आर्ग्यूमेंट दैट इकोनॉमिक ग्रोथ मेरली accelerate inequality of the present of the economy, while it might be reduce the absolute poverty level of relative poverty in the country may increase the dramatically with the drive of economic growth। वो बोल रहा है कि ये बोलता है कि भाई ये सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर शोबे के अंदर, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर अगर ग्रोथ आती है तो ओवरऑल इकोनॉमी पे उसका असर नहीं पड़ता, और ये वो पॉवर्टी को नहीं करता। वो उस इंडस्ट्री, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल हो, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है वो अपने प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो उसी इंडस्ट्री के लोगों को उसको ज़्यादा फायदा होगा। वो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर लोगों के पॉवर्टी को
नहीं कम करेगी। इन्फ्लेशन रेट्स होता है तो अभी हमने डिस्कस किया, इन्फ्लेशन क्या होता है कि जनरल प्राइस लेवल का मुसलसल बढ़ना। जब जनरल प्राइस लेवल मुसलसल बढ़ेंगे तो उसको इन्फ्लेशन कहेंगे, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो वो उन चीज़ों की डिमांड पुल कहलाता है कि जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई उतनी होगी नहीं, तो वो प्राइस को ऊपर ले जाएगा। वर्किंग आवर्स विद इंक्रीज इन इकोनॉमिक आउटपुट there are concern with the working may be exploit working longer hours than they should, they might be upset work balance leading the social problem। तो जब ग्रोथ ज़्यादा होगी तो लोग फिर 12-12 घंटे काम करेंगे, उनको पैसे मिलेंगे तो उनकी सोशल लाइफ उससे डिस्टर्ब होगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, कॉस्ट क्या है, इंक्रीज टैक्स, बेनिफिट क्या है, टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ जाएगा, हायर एम्प्लॉयमेंट होगी, इंटरप्राइज कॉन्फिडेंस होगा, जब मुल्क में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करेंगे, इंक्रीज पर कैपिटल इनकम होगा, लोग ही चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, उनकी इनकम इंक्रीज होगी तो उनका पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली उनका लेवल इन स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। हायर इन्वेस्टमेंट, बाहर से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी, सोशल वेलफेयर भी होगी, जब लोग ज़्यादा प्रोडक्ट करेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स जाएगा, और ज़्यादा टैक्स जाएगा गवर्नमेंट को तो अल्टीमेटली सोसाइटी की वेलफेयर होगी। और कॉस्ट ऑफ ग्रोथ क्या है, इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन क्यों आएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा, वो उन्हीं चीज़ों को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होंगे, जिसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा, अल्टीमेट इफेक्ट ये होगा चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, वो फिर वो ड्रग्स के अंदर, सिगरेट के अंदर और इन चीज़ों में ज़्यादा खर्च करते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे आता है कि लोग बाहर की चीज़ों पर जब पैसा आएगा, लोग इम्पोर्टेड आइटम ज़्यादा खरीदेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी एक्सपोर्ट के अगेंस्ट जो पैसा आ रहा है वो कम हो जाएगा, इम्पोर्ट के अगेंस्ट जो पैसा जा रहा है वो बढ़ जाएगा, तो उसका हमें लॉस होगा। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी इकोनॉमी में आ जाएगी, एक अपर क्लास हो जाएगी और एक लोअर क्लास हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फिस्कल पॉलिसी। देखो ये जितनी भी मैंने चीज़ें अभी हमने डिस्कस की है ना, लाइक इन्फ्लेशन डिस्कस किया है, टैक्स डिस्कस किया है और ग्रोथ, ये सारे रिलेट करते हैं ताकि आपको जब हम फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ें तो ये चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, अब हम अक्सर आपसे फिस्कल पॉलिसी पूछते हैं, तो फिस्कल पॉलिसी क्या है अब हम डिस्कस कर रहे हैं। इन रिस्पॉन्स टू ऑल ऑफ द एनालिसिस वी हैव अंडरटेकिंग इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, वी लुक नाउ एट हाउ गवर्नमेंट एक्ट टू कंट्रोल इट। गवर्नमेंट किस तरह से कंट्रोल करती है ये हम देखेंगे। there is a very important distinction which must be made with regard to the policy that the government undertake। उन पॉलिसियों को हमें देखना बहुत जरूरी है जो गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। इन सम इंस्टेंस इट विल बी एट स्टिमुलेट, ये इंसेंटिव होता है इन इकोनॉमी, वेयर एज अदर कॉज इट विल बी द रेन इट इन इफ इट इज द ग्रोइंग टू क्विकली। अगर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है तो ये पॉलिसियाँ बनाना इतना आसान नहीं होता जितनी आसान ये समझा जाता है। ठीक है, अब हम फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी बेसिकली क्या होती है, ऐसी आप समझ लो कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है। फिस्कल पॉलिसी किससे रिलेटेड होती है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो अपने एक्सपेंडिचर करती है और टैक्स इंपोज करती है, टैक्स रेट को चेंज करती है, उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी हमारे पास दो तरह की होती है, टू टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी होती है, एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड एक्सपेंशनरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी कैन बी एप्लीकेबल नॉट जस्ट अ फिस्कल पॉलिसी बट ऑल्सो द मॉनेटरी पॉलिसीज का भी इसका रिलेशन होता है। नेवरदलेस इन केस देयर आर द नंबर ऑफ पॉलिसी दैट गवर्नमेंट कैन अंडरटेक टू बूस्ट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट यही होता है कि इकोनॉमी ग्रो कर जाए, उसके लिए पॉलिसी होता है। तो वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू क्या करती है, जब एक्सपेंशनरी करती है, यानी कि एक्सपेंशन मतलब होता है बढ़ाना, तो वो क्या करती है, टैक्स को कट करती है, रिबेट देती है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है। इन तीनों से होता क्या है, देखो टैक्स को कम करेगी तो लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, टैक्स रिबेट किसी इंडस्ट्री को रिबेट दे देगी, टैक्स में छूट दे देगी, वो इंडस्ट्री भी ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगेगी, इन्वेस्टर उसमें ज़्यादा लगाएगा क्योंकि उसको पता है कि उसको गवर्नमेंट को टैक्स कम देना है। तो जब गवर्नमेंट को टैक्स कम देना है तो उसे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, जब उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होगा। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है थ्रू फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, लाइक फ्लाईओवर बनाती है, ब्रिज बनाती है,
और गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर देती है जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और उससे भी क्या होता है, अल्टीमेटली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इकोनॉमी ग्रो करती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इसकी अपोजिट। इन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब लगाते हैं, जब मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही हो, लोगों के पास रोजगार ना हो, बहुत ज्यादा प्राइसेस लो हो रही हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करती है, टैक्स रेट कम कर देती है, रिबेट देती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुरू कर देती है ताकि लोगों को इनकम मिले और लोग खर्च करें और इकोनॉमी ग्रो करे। बट अगर मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, लोगों के पास पैसा है, प्राइजेस बढ़ रही हैं और चीजें कम है, तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाती है। फिस्कल पॉलिसी क्या, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, लुक इनटू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अगेन दिस जस्ट नॉट, वो फिस्कल पॉलिसी नहीं है बल्कि वो सफरिंग द हाई इन्फ्लेशन। जब इकोनॉमी सफरिंग कर रही होती है हाई इन्फ्लेशन रेट, इट मे बी दैट द कंट्री फाइनेंशियल डिपार्टमेंट लुक टू halt of the higher level of growth occur. This can be done through the sum of the following policy. तो अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या हो रहा है, उसके प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बन रही है, तो टैक्स को इंक्रीज कर देगी, रिड्यूस सब्सिडी कर देगी, वेज फ्रीज कर देगी। अगर टैक्स इंक्रीज कर देगी तो लोग कंजप्शन कम कर देंगे, अल्टीमेटली चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, चीज़ों पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, टैक्स ज़्यादा लगने से क्या होगा, लोगों के लिए वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, फिर लोग कम खरीदेंगे तो डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। रिड्यूस सब्सिडी, किसी इंडस्ट्री को पहले टैक्स रिबेट दिया था, सब्सिडी दिया था, लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे और फिर ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में आ रही थी तो प्राइसेस कम हो रहे थे। तो अब क्या करेंगे, वो उसको रिड्यूस कर देंगे सब्सिडी को, और ताकि वो उस इन्वेस्टमेंट उनके अंदर कम आए। वेज फ्रीज कर देगी, सर्टेन वेज पॉलिसी अप्लाई कर देगी ताकि वेज लोगों को जब इतने ज़्यादा नहीं होंगे तो वेज फ्रीज होंगे, लोग स्विच नहीं करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये आपके नोट्स से ही लिया गया है सब कुछ, नोट्स के अंदर इन चीज़ों को आप हाईलाइट करके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स में दिए हुए ऑब्जेक्टिव, एज विद एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट शुड अंडरटेक देयर इज अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। कुछ भी गवर्नमेंट काम करती है उसका एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता है, दैट आर सेट टू इंश्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड गिव देम गाइडलाइन फॉर द पर्टिकुलर पॉलिसी डिसीजन, और उनको एक गाइडलाइन देती है कि वो पॉलिसी डिसीजन का। दीज ऑब्जेक्ट कैन बी सेवरल एंड देयर एक्शन डिपेंड अपॉन व्हाट द करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इज, हाउएवर सम की देम डू दिस। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं मगर उनमें से कुछ हम इंपॉर्टेंट यहाँ ले रहे हैं। कीप इन्फ्लेशन लो, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी का ये होता है कि इन्फ्लेशन रेट को लो करें। इंश्योर द प्राइस ऑफ लेवल रिमेन स्टेबल एंड अवॉइड परसिस्टेंट प्रॉब्लम ऑफ थ्रू आउट द इकोनॉमी। पहला यही होता है कि मुल्क के अंदर प्राइस इतनी ग्रेजुअली तेजी से ना इंक्रीज हो बल्कि ग्रेजुअली हो, और वो बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता इन्फ्लेशन हो, मगर कीप इन्फ्लेशन रेट लो, कीप अनएम्प्लॉयमेंट हाई, एम्प्लॉयमेंट हाई हो। एम्प्लॉयमेंट कैसे हो कि अगर मुल्क के अंदर देख रहा है कि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट को आना चाहिए, टैक्स रेट कम करने चाहिए ताकि लोग इन्वेस्ट करें और फिर मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। तो एक ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयमेंट हाई हो, गवर्नमेंट हैज सोशल ऑब्जेक्ट टू इंश्योर द हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो। अच्छा, स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेडी मतलब एक कंटिन्यूस ग्रोथ हो, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ना हो ना लो लेवल पे हो, कंटिन्यूस ग्रोथ हो। मोस्ट इकोनॉमी एग्री दैट द कंसिस्टेंट ग्रेजुअल इकोनॉमिक ग्रोथ इन फेवरेबल, ग्रेजुअल जो ग्रोथ होती है वही सही होती है, एकदम से बढ़ जाना और फिर कम होना वो सही नहीं है। इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट के अगेंस्ट पैसा जाता है, एक्सपोर्ट के अगेंस्ट पैसा आता है, उसके अंदर बैलेंस हो ना। हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बट हमारी इतनी एक्सपोर्ट हो नहीं पाती, तो वो बोलता है कि भाई आप क्या करो, आप बैलेंस रखो कि अपनी इंपोर्ट को कंट्रोल करो। तो इंश्योर द वैल्यू ऑफ कंट्री इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स आर इक्वल, ये डिजायरेबल है बट अचीवेबल बहुत मुश्किल है हमारे, हम अपने प्रोस्पेक्टिव में बात करें। रन बैलेंस बजट, बैलेंस बजट मीन वट एवर द गवर्नमेंट स्पेंड इट कैन बी पे फॉर, जो भी बैलेंस बजट हो जहां पर गवर्नमेंट ऐसे नहीं लगाए, ऐसे प्रोजेक्ट में नहीं लगाए जो आवाम के लिए फायदा ना हो और वो बाद में दूसरी गवर्नमेंट आए बोले तो यूज लेते और मिलियंस ऑफ रुपीज हमारे जाया हो जाए, वो ऐसी जगह लगे जो पे ऑफ करे अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। ठीक है, अच्छा लिमिटेशन क्या है फिस्कल पॉलिसी की, फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग द फिस्कल
policy is devised around the prediction of various economic activity. For this fiscal policy to work as desired, these predictions need to be accurate. However, the prediction difficult where the coming event of economic instability cannot be predicted accurately. Unless the amount of revenue, expenditure of budget balance could be analyzed, policy cannot be suitably planned. देखो ये होता यही है कि फिजिकल में इतने हमें इनकम टैक्स के जरिए मिलेगी तो हम इतने खर्चे कर देंगे, बट जरूरी नहीं है कि आपको इतनी इनकम एक्चुअली मिले। तो इसलिए ये लिमिटेशन है कि हमें सही प्रेडिक्शन करना हमेशा हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। ठीक है। टाइम लैग मतलब इन जनरल देयर एग्जिस्ट द टाइम लैग वेयर द एक्शन ऑफ नीडेड एंड द टाइम व्हेन द फिजिकल मेजर हैज टू बी इम्पार्ट फेल्ट द इंटरवल इन बिटवीन द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेजर अंडरटेकिंग। देखो ये क्या कह रहा है कि जनरली एक सर्टेन टाइम के लिए फिजिकल पॉलिसी बनती है, और बट वो अगर टाइम आ जाए और उसका हम सही तरह से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, उसकी पॉलिसीज हम नहीं बना पाए, तो वो डेफिनेटली हमें इतना प्रॉफिटेबल नहीं होती। अच्छा, क्राउडिंग आउट मतलब क्या होता है? इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू स्टिमुलाई एग्रीगेट डिमांड माइट रिजल्ट द क्राउडिंग आउट दैट रेफर टू द डिक्रीज द साइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू इंक्रीज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। समटाइम गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर कर देती है तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो डिकरेज हो जाता है, क्योंकि हर बंदे को गवर्नमेंट में जॉब मिल रही होती है, गवर्नमेंट का काम कर रहा होता है, प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है, तो वो क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं उसको, फिर वो इन्वेस्टर मुड़ छोड़ के जाने लग जाते हैं। ये भी लिमिटेशन है। टैक्स रेजिंग टैक्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड मे कॉज डिमोटिवेशन ऑफ द कंसिक्वेंटली फॉल इन द प्रोडक्टिविटी माइट बी ऑब्जर्व इन एग्रीगेट सप्लाई मे फॉल। अगर आप टैक्स ज्यादा लगा दोगे उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा कि लोग चीजों को कम खरीदेंगे तो डिमांड नहीं रहेगी तो फॉर्म डिस्करेज होंगी, तो ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस ना करें, और एग्रीगेट सप्लाई भी हमारी, फिर लोग अगर कंट्री छोड़ के जाने लगे इन्वेस्टर, तो एग्रीगेट सप्लाई भी इफेक्टिव होगी। ठीक है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर फाइनेंस एक चीज होती है। पब्लिक सेक्टर फाइनेंस, देखो फाइनेंस मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप कहीं से उधार ले रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप कहीं से उधार ला रहे हो, फाइनेंस कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर, उसको हम फाइनेंस कहते हैं। और पब्लिक सेक्टर फाइनेंस की गवर्नमेंट कहाँ से फाइनेंस करती है? ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज रन एंड हाउ गवर्नमेंट पे फॉर द पॉलिसी दैट इज मस्ट इम्प्लीमेंट द मनी दैट इज स्पेंड ऑन द प्रोजेक्ट इज ऑफन नॉट within the possession of initially and so must be borrow in order to pay them। तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं वो उसके रेवेन्यू के हिसाब से, जो मनी टैक्स के जरिए कलेक्ट करती है उसके हिसाब से नहीं होते। जब उसके हिसाब से नहीं होते तो फिर क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है, और इस बोरोइंग को क्या कहते हैं? फाइनेंस करना। तो सोर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बोरोइंग, पब्लिक सेक्टर कहाँ से जब उसके खर्चे नहीं पूरे होते तो पब्लिक सेक्टर कहाँ से बोरो करती है। ठीक है। द मेन वे ऑफ गवर्नमेंट विल बी फाइनेंस इटसेल्फ थ्रू द इशूइंग, बॉन्ड इशू करती है, टी बिल इशू करती है, जो सोशल सिक्योरिटी होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सम इन सम टर्म इट विल रिसीव द मनी नाउ फ्रॉम द इन्वेस्टर एंड एक्सचेंज मस्ट बी पेड बैक इन द फ्यूचर डेट। द गवर्नमेंट लिक्विडिटी एंड अलाउ देम फाइनेंस टू देयर वर्क। तो गवर्नमेंट क्या बॉन्ड इशू कर देती है, डिबेंचर इशू कर देती है, और बहुत ज़्यादा टी बिल इशू करती है सिक्योरिटी, और लोग गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे रिलाय करके बहुत ज़्यादा पैसा देकर वो सिक्योरिटी ले लेते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर चांस ऑफ लॉस बहुत कम होता है। जब चांस ऑफ लॉस कम होता है तो गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाते हैं। ठीक है। इन दिस हाउएवर क्लासिफाई एज अ डेट फॉर द कंट्री, इट इज बेस्ड अपॉन द assumption that the government will pay back in the holder and bond at the prescribed future date। और लोग बिलीव करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने डेट दी है डेफिनेटली गवर्नमेंट है वो पे करेगी। तो गवर्नमेंट का एक सोर्स ऑफ क्या है कि वो जनरल पब्लिक से पैसा ले लेती है, टी बिल इशू करके, बॉन्ड इशू करके, सिक्योरिटीज इशू करके। नेशनल डेट दूसरा सोर्स क्या है पब्लिक सेक्टर फाइनेंस का? नेशनल डेट क्या है? द लेवल ऑफ नेशनल डेट कैन बिकम indications of the country financial stability। it is unable to meet the obligation that it has to be investor, then it is likely the debt crisis may be ensured, whereby the investors become less confident that they will be receive their money back and ask for the high premium, which increase the cost of borrowing and government, making it more difficult to implement policy। जो नेशनल डेट अगर लोगों का बढ़ जाए तो लोगों का बाहर मुल्कों से अगर गवर्नमेंट पैसा लेना ज़्यादा शुरू कर देता है, जैसे पाकिस्तान का केस है, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। फिर इन्वेस्टर ये बोलता है कि पता नहीं गवर्नमेंट इतना ज़्यादा डेट ले रही है और ये चली जाएगी, दूसरी गवर्नमेंट आएगी, उसकी क्या पॉलिसियाँ होंगी। तो वो या तो प्रीमियम ज़्यादा मांगता है
या प्रीमियम ज़्यादा मांगता है, या फिर क्या करता है वो बोलता है हमारे पैसे वापस दो, ठीक है। पब्लिक डेट, नेशनल डेट हो गया, पब्लिक डेट क्या, दिस इज द अक्यूमुलेशन ऑफ नॉट ओनली द नेशनल डेट द गवर्नमेंट हैज बट ऑल्सो द अमाउंट ऑफ द डेट हेल्ड बाय द पब्लिक, कंज्यूमर डेट, क्रेडिट डेट एंड मॉर्गेज, जितना भी मुल्क के अंदर एक दूसरे बैंक लोन दे रहे हैं, और इसके अलावा कंज्यूमर डेट मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जितना भी लोन की ट्रांजेक्शन हो रही है उन सबको हम कर लें ऐड, तो वो क्या आता है, पब्लिक डेट कहलाता है। बैलेंस ऑब्जेक्ट क्या, बैलेंसिंग ऑब्जेक्ट क्या है, by their nature the object that the government wish to meet may be in the conflict with one another. In order to establish the steady economic growth there will be the need to be the government utilize expansionary fiscal policy. गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अप्लाई करनी चाहिए, जिसके अंदर टैक्स रेट कम करती है, स्पेंडिंग ज़्यादा करती है, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। अच्छा, this work through the risks keeping inflation low and also running the balanced budget. The government want to control inflation and trade deficit it run. Then the opportunity cost of decision making that may be slow down the economic growth, and we have seen through the philosophy curve, आगे चल के पढ़ेंगे, increase unemployment. There it will be impossible to government to able to achieve all goal, instead of it must be priority and the balance objective should be go and combination of is to be achieved. तो यानी कि वो हम रियलिस्टिक करें, गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को रियलिस्टिक करे, एक बात, दूसरी बात कि रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट बनाए और वो सारे ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकती अचीव, तो वो प्रायोरिटीज अपनी सेट करे। जब गवर्नमेंट अपनी प्रायोरिटी सेट करेगी तभी जाके वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकती है। अच्छा, यूज ऑफ द फिजिकल बजट, फिजिकल बजट क्या है, दीज बजट कैन बी somewhat contradict, and the reason the fiscal budget has been established to keep the government in check. जो फिजिकल बजट होता है वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के लिए भी चेक होता है कि गवर्नमेंट जितना बोलती है कि हम इतना टैक्स कलेक्ट कर लेंगे उतना एक्चुअली टैक्स कलेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। दिस इज ऑल्सो इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ओनली स्पेंड द मनी that is likely to receive. If it has a deficit spending more than income, then need to be funded by additional spending through their means of such as borrowing. अगर गवर्नमेंट की इनकम कम हो, स्पेंडिंग ज़्यादा हो, तो गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी पड़ती है ना, तो वो इंश्योर करे कि उसकी जो मनी स्पेंड कर रहा है वो उसके इनकम के बराबर। गवर्नमेंट कैन नॉट बोरो indefinitely means that the not sustain practice, और वो बार बार बोरोइंग करना गवर्नमेंट की कोई एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती कि वो हमेशा बोरोइंग करे। एग्जाम्पल, इफ द गवर्नमेंट वांट टू कीप द एम्प्लॉयमेंट हाई, इट कैन बी एम्प्लॉय everybody in the country to do the ordinary tasks like digging holes. However, doing this work run the risks and inflation becoming high, and it could also be means that it does not sufficient revenue to pay the wages. देखो ना, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो सबको एम्प्लॉयमेंट दे दे, हर एक को बोले कि तुम ये काम कर लो, तुम हमें अपने इलाके के अंदर खड़े हो जाओ, ये हो जाओ, हो जाए, हर बंदे को जॉब गवर्नमेंट मिल जाए, मगर उसको पे कहाँ से करेगी? अगर पे कर भी देगी तो गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं बन रही ना ज़्यादा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। जब इन्फ्लेशन आ जाएगा तो फिर इकोनॉमी प्रॉब्लम में आ जाएगी। अच्छा, यूज ऑफ फिजिकल बजट, देयरफॉर द यूजिंग ऑफ फिजिकल budget the government constraint with the object it can be can or cannot be undertaken in order to meet the objective. Certain ones will be take priority, meaning that it won't always possible to meet every object. However, remain within the budget is used to ensure the government spending isn't rush and bring in element to control the balancing economic activity. इसका समराइज यही है कि भाई गवर्नमेंट सारे, जिस तरह से आप अपने बोलते हैं मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी ले लूँ, मैं ये कोर्स भी कर लूँगा, मैं वो कोर्स भी कर लूँगा, मगर रियल लाइफ में इसको अचीव करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए हमें प्रायोरिटीज़ करनी चाहिए कि हम किसी एक को फोकस होकर कोई एक काम करते हैं और फिर उसको अचीव करते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट के भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, मगर गवर्नमेंट सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं होता, इसलिए गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज़ करनी चाहिए। जब गवर्नमेंट चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करती है और फिर उसको अचीव कर सकती है। ठीक है जी, तो अभी इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि आप फिजिकल पॉलिसी टैक्स में और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में डील करती है, उसके लिए क्वेश्चन हम लोग प्रिपेयर करेंगे। आपके नोट्स में भी सिलेबस मटेरियल अवेलेबल है और बहुत सारे आपके पास मटेरियल है, उससे आपको अपना कोर्स प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।